हेलो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, पीओएसी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि अभी हम देखे थे स्टोइचियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री के हेल्प से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, बट वहां पे एक लिमिटेशन था कि इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बट यहाँ पे पीओएसी में हम लोग का अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं भी होगा तो भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस समझते ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। सबसे पहले जान लो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि मान के चलो अगर हम A2 प्लस B2 से AB बना रहे हैं, तो मास ऑफ A2 प्लस मास ऑफ B2 इक्वल टू मास ऑफ AB, अगर हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कंजर्व है, इसका मतलब ये होता है कि A का जितना मोल इधर है उतना ही मोल उधर होगा, B का जितना मोल रिएक्टेंट साइड है, B का उतना ही मोल प्रोडक्ट के साइड में होगा, तो मतलब यहाँ पे हम मास कंजर्वेशन का मतलब हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि पार्टिकुलर एलिमेंट का मोल कंजर्व है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। जैसे मोल ऑफ A2 इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ A इन द प्रोडक्ट साइड, मतलब A का मोल इधर जितना होगा उतना ही उधर होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जब मोल अगर कंजर्व होगा तो हम एटम को भी कंजर्व कर सकते हैं, पार्टिकुलर का एटम। मतलब यहाँ पे एटम ऑफ ए जितना इधर होगा, एटम ऑफ ए उतना ही उधर भी होगा, जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। अब हम बच्चों समझते हैं कि पीओएसी काम कैसे करता है ना, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से। अब सपोज करो एक इक्वेशन मैं ले रहा हूं KClO3 और ये ब्रेक हो रहा है KCl प्लस O2 में, KCl प्लस O2 में। इसको सॉल्व करने का दो तरीका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका। एक तो हम लोग पहले बैलेंस कर लेते हैं और जो हम लोग देख चुके हैं स्टोइचियोमेट्री में उस हिसाब से इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देखने वाले हैं पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, अब एटम देखो, यहाँ पे क्या है, पोटासियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, पोटासियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। हम किसी एक को पकड़ते हैं, पहले पोटासियम को पकड़ते हैं फिर ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे पोटासियम और क्लोरीन साथ साथ है तो हम आइदर पोटासियम और क्लोरीन किसी एक को भी लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्या, पीओएसी, किसके लिए, फॉर पोटासियम एटम के लिए। पोटासियम एटम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं। पीओएसी क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में पार्टिकुलर एलिमेंट का मोल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि मोल ऑफ पोटासियम एटम इन रिएक्टेंट ये इक्वल होना चाहिए किसका, मोल ऑफ पोटासियम इन प्रोडक्ट, है ना। जितना रिएक्टेंट साइड में पोटासियम का एटम होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि कंजर्व है ना। कंजर्व है मतलब फिक्स है। बट यहाँ पे रिएक्टेंट में पोटासियम कहाँ पे है, पोटासियम KClO3 में है, और प्रोडक्ट में पोटासियम कहाँ पे है, KCl में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे मोल ऑफ पोटासियम एटम इन KClO3 ये इक्वल होना चाहिए मोल ऑफ पोटासियम इन KCl, मोल ऑफ पोटासियम इन KCl।
KClO3 में जितना पोटासियम का एटम होना चाहिए KCl में भी उतना ही मोल पोटासियम का होना चाहिए। क्लियर है? तभी जाके, क्योंकि इधर जो पोटासियम कंटेन करने वाला KClO3 है और प्रोडक्ट साइड में पोटासियम कंटेन करने वाला सिर्फ KCl है, तो दोनों साइड पोटासियम का मोल हमारा सेम होगा, तभी जाके ये हम बोलेंगे हमारा बैलेंस है या कंजर्व है। अब क्या है, अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि KClO3 के एक मोलिकुल्स में पोटासियम का एक ही एटम है, एक मोलिकुल्स में पोटासियम का एक एटम है ना। तो मतलब 1 मोल KClO3 में क्या होगा, 1 मोल पोटासियम का एटम होगा, 1 मोल पोटासियम का एटम होगा। उसी तरह अगर मैं KCl की बात करता हूं, उसी तरह KCl की बात करता हूं, तो 1 मोलिकुल्स ऑफ KCl कंटेन 1 पोटासियम एटम, एक पोटासियम होता है, तो एक मोल में क्या होगा, एक मोल में 1 मोल पोटासियम का एटम होगा, 1 मोल पोटासियम का एटम होगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 1 मोल में 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ KClO3, तो मोल ऑफ पोटासियम एटम में KClO3 कितना होगा, तो जितना KClO3 का मोल होगा इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ पोटासियम इन KCl। तो KCl, एक KCl के मोलिकुल्स में एक पोटासियम का एटम है, तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 इंटू मोल ऑफ KCl, 1 इंटू मोल ऑफ KCl। क्लियर है? तो इस तरह से अब ये हुआ। अब मतलब क्या, मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल ऑफ KCl, फिर से हमें पता चल गया, मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल ऑफ KCl पता चल गया। मोल क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट। किसी एक का वेट दिया हुआ है तो दूसरे का भी निकाल सकते हैं, दूसरे का भी निकाल सकते हैं। अब यही काम, अगर यही काम हम करते ऑक्सीजन एटम के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, अब हम ऑक्सीजन एटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं POAC फॉर द ऑक्सीजन एटम। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसी में मॉडिफाई करते जाता हूं। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट में जितना है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन, इधर क्या है, रिएक्टेंट साइड में क्या होना चाहिए, तो KClO3 है, इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन किसमें, O2 में, O2 में होना चाहिए, है ना। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इन O2 होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो। अब देखो KClO3 जो है, KClO3 है, तो 1 मोलिकुल्स, अगर 1 मोलिकुल्स KClO3 लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन का 3 एटम है, 1 मोलिकुल्स में 3 एटम है, तो 1 मोल लेंगे तो क्या होगा, 3 मोल बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू मोल ऑफ KClO3, है ना। 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन इन O2, है ना। मोल ऑफ ऑक्सीजन इन O2 हमें देखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक मोलिकुल्स में कितना है, 2 एटम है, एक मोलिकुल्स में 2 एटम है, तो 1 मोल होगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इंटू मोल ऑफ O2, है ना। तो 1 मोल O2 में 2 एटम है, एक देखो यहाँ पे एक O2 के मोलिकुल्स में 2 है, तो 1 मोल में क्या होगा, 2 इंटू मोल, है ना। जितना मोल होगा उसका डबल होगा, उसका डबल होगा। तो यहां से हम लोग ऑक्सीजन को भी कंजर्व करके निकाल लिया, ऑक्सीजन को भी कंजर्व करके निकाल लिया। अगर देखो POAC भी कुछ अलग चीज नहीं, उसको हम थोड़ा पहले वाले की तरह करते हैं। अब इसको अगर तुम इधर ले आओ और ये 3 को इधर लेके चले जाओ, तो देखो तो क्या हुआ, ये हो गया मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा, ये ऐसा हुआ। अब देखो समझो,
अगर मैं इसको बैलेंस करता तो कोफिशिएंट क्या क्या होता, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ पे 2 होता है ना, 2 पोटासियम 2 क्लोरीन 2 पोटासियम 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन कितना 6, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता। जो हम लोग पहले पढ़े थे उसके हिसाब से, स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 3। तो यही है POAC। ये क्या है POAC। जो पहले वाला भी सही है तो ये भी सही है। पहले वाले में क्या था, स्टोइचियोमेट्री वाले में क्या था, इक्वेशन को बैलेंस करना था। यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब एक हम क्वेश्चन से इसको सीखते हैं, एक क्वेश्चन से हम सीखते हैं कि हम लोग किस तरह से ये सम बनेगा, किस तरह से सम बनेगा। अब हम बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके POAC को समझते हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड द वेट ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेट ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 1 ग्राम कैल्शियम से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे POAC मतलब क्या है, कैल्शियम से कैल्शियम का ऑक्साइड बन रहा है। हमें रिएक्टेंट में कैल्शियम पता है और प्रोडक्ट में कैल्शियम का ऑक्साइड पता है। हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, हम POAC लगाएंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं POAC फॉर किसके लिए, कैल्शियम एटम के। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ कैल्शियम इन रिएक्टेंट, मोल ऑफ कैल्शियम एटम ना इन रिएक्टेंट इक्वल होगा मोल ऑफ कैल्शियम एटम इन प्रोडक्ट, है ना। कैल्शियम एटम का जितना मोल रिएक्टेंट में होगा उतना ही मोल प्रोडक्ट में होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो कैल्शियम अकेला एटम ही है तो 1 इंटू मोल ऑफ कैल्शियम, है ना। एक एटम में एक ही एटम होगा तो जितना कैल्शियम का मोल होगा उतना ही कैल्शियम का एटम का मोल होगा, इक्वल टू इधर भी क्या होगा 1 इंटू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 1 इंटू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये 1 तो गया, बचा क्या, मोल ऑफ कैल्शियम। मोल ऑफ कैल्शियम क्या होगा, वेट ऑफ कैल्शियम बाय 40, है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय 56। तो यहां से निकल गया वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना निकलेगा 56/40। ये हमारा आंसर हो गया 56/40, इतना ग्राम हमारा आंसर निकलेगा।